साथियों नमस्कार, श्रीकांत। आज हम लोगों का लेक्चर रहने वाला इतिहास का। इतिहास में हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं, उसको ठीक से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं भागने वाली बात है। क्योंकि जो भी बच्चे कम से कम देखें, जितने भी देखें 10, 20, 50 कम से कम उनको थोड़ा बहुत समझ में आए। अगर आप समझ जाएंगे, देखिए कुल मिला के समझने का खेल, अगर आप समझ गए सारी चीजों को, एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तब आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे सिर्फ बहुविकल्पी आप ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न चूज करिए, उसमें सब कुछ करिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब आप एक बार कॉन्सेप्ट आपका ठीक हो जाएगा तो आप कहते हैं ना कि तुक्का भी ठीक से मार लेंगे। ऐसा नहीं कि हवा में तुक्का भी नहीं मार पाएंगे। तो आज हम लोगों की क्लास रहने वाली हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के 2 क्लासेस हो चुकी हैं, खास करके एलटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए। और जीएस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जैसे पीसीएस का जीएस है, अगर हिस्ट्री आती है तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसएससी बैंक, जिसका मतलब हर तरीके से। तो आज हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और आर्थिक व पशुपालन व्यवस्था। साथ में लिपि के भी बारे में देख लेंगे। और दूसरी बात यह है कि धार्मिक जीवन के विषय में बातचीत हो जाएगी और राजनीतिक जीवन के विषय में। अब ये तो आपको पता ही है कि हड़प्पा सभ्यता इतनी बड़ी व्यापक क्षेत्र में फैली हुई थी। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र था। बलूचिस्तान से लेके यहाँ अपने महाराष्ट्र के दानाबाद, दक्षिणी, और खास करके अगर हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी हिस्सा बात किया जाए तो मेरठ का आलमगीरपुर है, और उत्तर में मांडा यानी कि जम्मू कश्मीर में। इतनी बड़ी व्यवस्था जो फैली हुई थी, इतना बड़ा जो सभ्यता चल रहा था, तो अब उसमें 2-3 चीजें जाहिर सी बात है कि राजनीतिक जीवन, या कह सकते हैं कि कोई ना कोई शासन प्रणाली तो रही ही होगी जो इतनी बड़ी व्यवस्था को संचालित कर रही थी। या लोगों के ऊपर कैसे लोग खुद से क्या कर सकते थे। ऐसा तो है नहीं कि इतनी बड़ी व्यवस्था है और हर नगर में खुद से ही लोग सब कुछ अपना कर लेंगे, तो कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा। ये लगभग सभी पुरातत्वविद और इतिहासवेत्ता इस बात पे सहमत हैं कि ये व्यवस्था कहीं ना कहीं जो है कह सकते हैं कि व्यापारिक वर्ग के हाथों में थी, वणिक वर्ग के हाथों में थी। जैसा मैंने लिखा भी है, वणिक वर्ग के हाथों में थी। उसका कारण तो इस तमाम सारे इतिहासकारों ने ये बताया कि इतनी बड़ी सभ्यता में खास करके किसी मंदिर का भी नहीं मिलना, और ना कोई राजतंत्रात्मक या ना लोकतंत्रात्मक ऐसी कुछ अभिलेख भी नहीं मिला है। अभिलेख का मतलब जो लिखित साक्ष्य या जिनको पढ़ा नहीं जा सका, खास करके वो जो लिपि अभी तक लगभग 400 के करीब में जो मिली है, वो भी नहीं पढ़ा जा सका है। पढ़ने की बहुत कोशिश हुई है, क्योंकि जो हड़प्पन लिपि है वो भाव चित्रात्मक है। भाव चित्रात्मक पिक्टोग्राफ बोला जाता है। भाव चित्रात्मक यानी कि उसमें जैसे भाव, अब आपको कैसे बताया जाए, जैसे भाव है, मान लीजिए ये एक लिपि है, ऐसे 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 इसमें कुछ बना हुआ है और इसमें ऐसे ऐसे ऐसे, तो इस तरह से भाव चित्रात्मक थी, जिसको इंग्लिश में पिक्टोग्राफ बोला जाता है। तो कारण क्या है लिपि न पढ़ जाने का? कोई ऐसा भी द्विभाषिक शिलालेख नहीं मिला है। मतलब जो भी लिपि मिली हुई है, जो भी अक्षर सूचक मिला हुआ है, उसका कोई द्विभाषिक शिलालेख उसी टाइम पीरियड में, जैसे मान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता थी तो उस समय मान लीजिए कि मेसोपोटामिया में जो, या मिस्र में जो, फारस में जो व्यवस्था चल रही थी, मेसोपोटामिया में सभ्यता चल रही थी, उसकी जो लिपि मिली हुई है वो हड़प्पन सभ्यता से अलग थी। लेकिन उसका दूसरी तीसरी जगह पे कोई एक ऐसी लिपि साक्ष्य मिला हुआ है जिसको लोग इतिहासकारों ने पढ़ा है, ठीक है, पुरातत्वविदों ने पढ़ा है। पर हड़प्पा सभ्यता का तत्कालीन समय में जैसे हड़प्पन लिपि थी, तो वैसी लिपि कहीं दूसरे स्थान से नहीं मिली हुई है, जिस वजह से हड़प्पन लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। मेन कारण यही है कि जब भी आपका प्रश्न आएगा कि हड़प्पन लिपि को क्यों नहीं पढ़ा जा सका है, तो क्योंकि द्विभाषिक शिलालेख मिला नहीं है अभी तक। तो बात यही हो रही है, कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है अभी तक। मतलब सभ्यता में कहीं पे ऐसा कोई अवशेष प्रमाण नहीं मिला है जिससे कि ये जाना जा सके कि सभ्यता में राजनीतिक संचालन कैसे होता था, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था कैसे होती थी। क्या वो धर्मतंत्रात्मक व्यवस्था थी, सिर्फ वणिक वर्गों के हाथों में थी, जनतंत्रात्मक थी, राजतंत्रात्मक थी, या कुछ और अन्य तरीके से वो लोग अपना शासन चलाते थे? क्योंकि शासन तो चलता ही रहा होगा। जाहिर सी बात है, आप खुद सोच के देखिए कि अगर आपके 20 घर के लोगों का परिवार है तो वहां पे किसी न किसी बड़े भाई का या पिता का या माता का, किसी न किसी का तो शासन चलेगा ही चलेगा, सीधी सी बात है। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा मिला नहीं है। तो तमाम सारे इतिहासकारों ने जो अवशेष मिला है, या जो जिन्होंने अपने एक कह सकते हैं कयास लगाए हैं,
कयास जो उपलब्ध सामग्री है, जो खुदाई में मिली हुई उपलब्ध सामग्री के आधार पर ये एक अंदाजा लगाए हैं लोग इतिहासकारों ने कि या तो जैसे व्हीलर महोदय हैं, व्हीलर महोदय ने क्या कहा है, व्हीलर महोदय ने ये कहा है कि एक मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन कह सकते हैं, जहां पे धर्म का भाव था, यानी कि धार्मिक लोग थे और वो कुल मिला के अपने तरीके से शासन संचालन करते थे, थोड़े थोड़े जगह पे समूहों में कुल मिला के। ऐसे बांट नहीं दिया जाता है कि अगर एक बड़ा फंक्शन हो रहा हो, मान लीजिए 5,000 लोगों का फंक्शन हो रहा हो, तो 10 लोगों की टीम बना दी जाती है कि तुम भाई ये कर लो, तुम भाई ये कर लो, तुम भाई ये कर लो। तो वैसे ही कुछ कुछ व्हीलर महोदय का एक अपना एक कहने का तरीका है। उन्होंने कहा है कि कहीं न कहीं मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक था, छोटे छोटे लोगों का एक समूह था और जो शासन प्रणाली को, दिनचर्या को, सामान्य जनजीवन को वो नियंत्रित करता था। स्टुअर्ट पिगट महोदय ने क्या कहा है, पिगट जी ने कहा है कि नहीं नहीं है, ऐसा नहीं है, किसी ऐसी जनतंत्रात्मक व्यवस्था का तो साक्ष्य नहीं मिलता है या अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था के लिए कोई न कोई कुछ लोग तो ऐसे रहे होंगे जो पूरी शासन व्यवस्था को देखते थे। अपने सामग्री, उपलब्ध सामग्रियों से उन्होंने खोजने की कोशिश की है, बताने की कि नहीं, यहाँ पे पुरोहित वर्ग का शासन था, क्योंकि कई सारे मृण मूर्तियां, मोहरों, सीलों से बहुत सारे धार्मिक यंत्रों या धार्मिक प्रमाणों के साक्ष्य मिले, धार्मिक सबूत मिले हैं। जैसे कि मोहनजोदड़ो से पुजारी का एक, जैसे कि 3 सींग वाला जो एक बैठा हुआ है, पुजारी बैठा हुआ है, जिसको पशुपति की मूर्ति सबसे पहले कहा गया है, उन्हीं को रुद्र भी कहा गया है। ठीक है, बाईं ओर जो है गैंडा और भैंसा बैठा हुआ है, बाईं ओर बाघ है, हिरण है और हाथी है। ठीक है, 3 सींग है। तो मोहनजोदड़ो से मिला है, अगर इतिहास के जो बच्चे हैं उन्होंने किताबों में देखा भी होगा, सामान्य सी बात है कि मोहनजोदड़ो से मिला है, तो उसको सबने क्या कहा है कि पशुपतिनाथ यानी रुद्र की वो है, पुरुष देवता है। ठीक है, मेरी कोशिश ये है कि मैं इसको आपको समझाऊं कि राजनीतिक व्यवस्था नहीं, राजनीतिक व्यवस्था यानी कि ना किसी राजतंत्रात्मक, ना लोकतंत्रात्मक, ना ऐसे कोई ऐसी अगर व्यवस्था नहीं मिली तो कारण क्या हो सकता है। पढ़ लिख तो आप लेंगे ही लेंगे, मटेरियल देख ही लेंगे। तो पुरोहित वर्ग का स्टुअर्ट पिगट जी ने कहा है कि नहीं, ये व्यवस्था जो है एक पुरोहित वर्ग के हाथों में थी, पुरोहित वर्ग संचालन करता था इतनी बड़ी व्यवस्था को, लोगों को धार्मिक रूप से वो जो है वो धर्म का प्रभाव था। और लोग प्रकृति पूजा को काफी मानते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अवशेष प्रकृति पूजा के मिले हैं, जैसे सूर्य की उपासना होती थी, जैसे स्वास्तिक चिन्ह मिला हुआ है जो है, इसके बाद चक्र मिले हुए हैं। तो स्वास्तिक और चक्र किसका एक कह सकते हैं निशान है, वो सूर्य देवता का होता है। सूर्य पूजना की उपासना की विधि होती है, यानी कि एक सिंबल होता है, कुल मिला के सिंबल था। ठीक है, तो पिगट जी ने ये कहा। फिर हंटर जी ने कहा नहीं, ये पुरोहित वर्ग का ऐसा कुछ धार्मिक रूप से सभ्यता में दिखाई नहीं पड़ता है, एक मंदिर भी नहीं मिली है पूरे सभ्यता में, पूरे खुदाई में कहीं भी। आप सोचिए, इतनी बड़ी व्यवस्था, एक मंदिर भी नहीं मिली है, तो कैसे हम मान लें कि पुरोहित वर्ग की बात है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये व्यवस्था जो है जनतंत्रात्मक के हाथों में ही थी, लोगों का एक समूह था, उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को अधिकार दे दिए जाते थे और वो शासन करते थे पूरी सभ्यता, यानी कि नगरों में जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ये बात हो गई। फिर मैके ने कहा, मैके की बात थोड़ी सी समझ में आती है। इन्होंने कहा कि नहीं, जनतंत्रात्मक नहीं था, कोई ऐसा राजा तो मिला नहीं है जिसके प्रमाण नहीं मिले हैं, या कोई ऐसा महल तो मिला नहीं कि राजा का कोई ऐसा बहुत बड़ा सा महल हो। हालांकि मोहनजोदड़ो से 30-30, 40-40 कमरों के 2-2, 3-3 मंजिले के मकान मिले हैं बाद में खुदाई के समय में, लेकिन उससे ये पुख्ता सबूत नहीं है कि वो किसी बहुत बड़े राजा का या वो नगर को चलाने वाले किसी ऐसे व्यक्ति का वो महल रहा होगा। तो मैके जी ने कहा कि कोई ना कोई एक ऐसी प्रतिनिधि सभा थी या प्रतिनिधि शासक था, प्रतिनिधि शासन था, जो लोगों का एक समूह था, जनतंत्रात्मक नहीं कह सकते हैं, लोगों का एक समूह था जो लोगों के द्वारा चलता था। ये बात कुछ हद तक समझ में भी आ सकती है कि अगर किसी अन्य चीज के प्रमाण नहीं मिले हैं तो मैके जी का कहना ये कुछ हद तक ठीक लगता है। हालांकि सबके अपने अपने विचार होते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी सभ्यता के बारे में, उसके उद्भव और उसके पतन, ठीक है, उसकी राजनीतिक व्यवस्था,
कोई इतिहासकार किसी एक सर्वमान्य मत पे नहीं पहुंचा, यानी एक कंक्लूजन किसी भी चीज का नहीं है। इतनी बड़ी सभ्यता का उदय कैसे हो गया अचानक से, इतनी बड़ी सभ्यता जो हजारों साल से चल रही थी अचानक से पतन कैसे हो जाता है, खत्म कैसे हो जाती है, उसके अवशेष तक नहीं मिलते हैं बिल्कुल से। बाद में उसी क्षेत्र में जो है हड़प्पा संस्कृति, कुछ गांव गिराव ऐसे जैसे होता नहीं है, जैसे कि झूकर संस्कृति, झांगर संस्कृति, ये ऐसे सब चलते रहते हैं, जिसको कि बाद में हम लोगों ने जो है ताम्रकालीन संस्कृति बोला है। इसके बाद ताम्रकालीन संस्कृति पढ़ाएंगे भी, लेक्चर हो गए। तो कुल मिला के ऐसी बात है कि वहां पे कुछ मिला नहीं है। तो मैके जी का ये कहना कुछ हद तक ठीक लगता है कि वो एक प्रतिनिधि सभा थी या एक ऐसा कुछ लोगों का समूह था जो लोगों की राय शुमारी करके, आम लोगों की जनभावना को ख्याल में रख के और आम लोगों की सहमति से जो भी लोग होते थे वो शासन सत्ता को चलाते थे, और जो सामान्य दैनंदिन कार्यक्रम होता था, दिनचर्या होती थी, उसको वो सुचारू रूप से चलाते थे। ये तो बात हो गई राजनीतिक। लेकिन मोटा मोटा सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार वाणिज्य प्रमुखता थी, यानी कि वो कह सकते हैं कि व्यापार ओरिएंटेड पूरी एक व्यवस्था चल रही थी। तो ये माना जाता है कि अंत में कि शायद वो व्यापारियों के हाथ में ही सत्ता रही हो, वणिक वर्ग के हाथ में सत्ता रही हो। तो एक प्रमुख निष्कर्ष ये निकलता है कि शायद वो शासन जो है वो व्यापारियों के ही द्वारा चलाया जाता था, वणिक वर्ग के हाथों के ही द्वारा चलाया जाता था। तो ये हो गई राजनीतिक व्यवस्था। कुल मिला के यहाँ पे आपको 3-4 लोगों की बातें हैं वही आती हैं कोटेशन में। फिर इसी के साथ में जुड़ी है सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, बहु अन्य सभ्यता के अन्य स्थलों से जो है बहुत सारी खुदाइयों में मृण मूर्तियां पाई गई हैं, मृण मोहरें पाई गई हैं, सीलें पाई गई हुई हैं, जिसमें से ऐसे बहुत सारे अवशेष से ये मिलता है कि मात्र सत्तात्मक सत्ता का बोध होता है। यानी कि इतनी ज्यादा जो है मूर्तियां मिली हुई हैं, और खास करके नारी की मूर्तियां मिली हुई हैं। जैसे मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की ऐसी कांस्य की मूर्ति मिली हुई है जो एक हाथ में, दाएं हाथ में चूड़ियां और एक अपना हाथ जैसे कंधे पे रखी हुई है, ठीक है। वो बहुत प्रसिद्ध मूर्ति है। हड़प्पा से जो मूर्ति एक मिली हुई है, स्त्री के गर्भ से एक निकल रहा है, पौधा निकल रहा है, वो जो मूर्ति मिली है मिट्टी की जो है स्त्री के गर्भ, तो उसको मातृ देवी की उपासना या धरती की उपासना के प्रतीक के रूप में उसको माना जाता है, उसको स्वीकार किया जाता है, तो उसको धरती की देवी के रूप में माना जाता है। यानी कि मातृ देवी की उपासना, मातृ देवी की सत्ता को ज्यादा प्रमुखता दी गई है देन पितृसत्तात्मक। तो इन मूर्तियों, जो मृण मूर्तियां मिली हुई हैं, जो प्रमाण मिले हुए हैं, जो अवशेष मिले हुए हैं, जो बहुत सारे इतिहासकारों ने अपने अपने तरीके से इस बात को रेखांकित किया, उसमें इस बात को कहा है कि नहीं, ये सभ्यता जो है पितृसत्तात्मक तो नहीं थी, मातृ सत्तात्मक है। और ये प्रश्न आते हैं तो मातृ सत्तात्मक, ये हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक व्यवस्था मातृ सत्तात्मक थी। अब जैसे सामाजिक व्यवस्था में रहन सहन, खाना पीना, खेलना कूदना, ये सब सारी चीजें होती है सामाजिक जीवन में। तो अब जैसे रहन सहन, खाने पीने में शाकाहारी थे, मांसाहारी दोनों भी थे, ठीक है। गेहूं, और जो प्रमुख फसल थी गेहूं की 3 किस्में, जौ की 2 किस्में मिली हुई हैं। ये प्रश्न आता है कि गेहूं की कितने किस्में मिली हुई, तो गेहूं की 2 किस्में मिली हुई, जो कि गेहूं की 3 किस्में, जौ की 2 किस्में मिली हुई हैं। तिल है, सरसों है, खजूर है, ये सब कुछ मिला हुआ है। यानी कि कुल मिला के 9 फसलें मिली हुई हैं, ठीक है। 9 प्रकार की फसलों की पहचान की गई है। बाद में लोथल से चावल के भी साक्ष्य मिलते हैं। लोथल की कुछ जगहों पे जो है वो फर्श पे चावल के दाने मिलते हैं, लोथल में मिलते हैं। लेकिन ये माना जाता है कि जो हड़प्पा वासियों की प्रमुख फसल थी वो गेहूं और जौ थी, ठीक है। गेहूं की 3 किस्में और जौ की 2 किस्में। तो 9 प्रकार के फसल पहचान। ये प्रश्न आता है कितने प्रकार की फसल है, इसमें कंफ्यूजन नहीं, तो वो ऑप्शन 9 रहेगा, तो आपको 9 लगाना ही लगाना है, ठीक है। फिर वस्त्र कैसे पहनते थे, वस्त्र हर तरीके से पहनते थे, सूती भी पहनते थे, ऊनी भी पहनते थे। ऐसा नहीं कि खाली सूती पहन लेते थे, सब पहनते थे, हर तरीके से पहनते थे। ऊपर का महिलाएं अपना ढकी रहती थी, इसके बाद नीचे का पुरुष अपना एक ऐसे लुंगी टाइप का लगाते थे। मतलब कुल मिला के वो सब आपको नहीं पूछा जाएगा, सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे। मनोरंजन के लिए क्या करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग? मनोरंजन के लिए बताया गया है कि जैसे शिकार करना,
नाच गाना करना, किसी उत्सव पे, किसी धार्मिक आयोजन पे या किसी शादी विवाह के आयोजन पे अगर होता रहा होगा, शादी विवाह तो होता ही रहा होगा, मतलब ऐसे तमाम सारे उत्सव जो है कोई त्योहार नहीं है। त्योहार का मतलब है जैसे तिथि होती है, त्योहार यानी कि तिथि निश्चित है, उस तिथि पे जो है त्योहार आ गया। लेकिन उत्सव तो कभी भी हो सकता है, उत्सव प्रत्येक प्रकार से हो सकता है, उत्सव आध्यात्मिक भी हो सकता है, लौकिक भी हो सकता है। आपने कह दिया चलो आज उत्सव मनाते हैं, ठीक है, 50 लोग हो गए, जो है किसी के यहाँ बच्चा जन्म लिया हुआ है, आज उत्सव हो रहा है, ठीक है, वो त्योहार नहीं। उत्सव त्योहार में ही अंतर होता है। उत्सव हम छोटी सी छोटी चीजों में, बच्चा जन्म लिया, उत्सव का कार्यक्रम मना रहे हैं, पर त्योहार ऐसा नहीं। त्योहार एक निश्चित तिथि पे आता है, ठीक है। तो ऐसे उत्सव मनोरंजन मनोरंजन के लिए ऐसे तमाम सारे उत्सव आयोजन किए जाते रहे होंगे, जिसमें पासे का खेल बहुत प्रसिद्ध खेल होता था, उसके प्रमाण मिले हुए हैं, ठीक है। शिकार करना, शिकार मतलब कि ये सब एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनके मनोरंजन के लिए थे। पशुओं की लड़ाई होती थी, उसके प्रमाण मिले, पशुओं की लड़ाई होती रही होगी, ठीक है, नाच गाना होता रहा होगा, पासे का खेल है, इस तरीके से ये लोग अपने मनोरंजन करते थे। अब सामाजिक जीवन में क्या बचता है कि मृत्यु के बाद क्या। ये तो तय है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग धार्मिक वासी थे, धार्मिक जीवन जीते थे, लेकिन धार्मिक जीवन की प्रधानता नहीं थी। धर्म क्या था उनका, उनका आत्मा के बाद क्या, सॉरी, मृत्यु के बाद क्या होगा, ये कोई प्रमाण नहीं मिला है कि मृत्यु के बाद ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, ढेकाना होगा। जो था इसी जीवन के लिए था, क्योंकि जो प्रकृति पूजा है, जो इहलौकिक और व्यवहारिक जीवन में वो लोग जी, इहलौकिक का मतलब ये जो जीवन जी रहे हैं उसके अनुसार उनकी जो अपनी व्यवस्थाएं होती थी, जो पूजा पाठ होते थे, जो प्रकृति पूजा होती थी। प्रकृति पूजा का मतलब ही होता है कि ये जो जीवन चल रहा है इसमें हमको ज्यादा से ज्यादा जो है ईश्वर से जो भी मिलना मिलाना है मिल मिला जाए, हम इसी जीवन में खुश रहें। बाद का जीवन क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन इस जीवन में हमको जो मिल रहा है वो ठीक है। तो इहलौकिक और व्यवहारिक जीवन में जो है, जो उनका चल रहा था, उसमें मरने के बाद वो क्या करते थे, तो मरने के बाद जो प्रमाण मिले हैं वो पूर्ण समाधिकरण यानी कि पूरी तरह से दफना देना, आंशिक समाधिकरण यानी कि आंशिक समाधिकरण वो होता है जैसे कुछ दिन के लिए अगर व्यक्ति मर गया है तो उसकी डेड बॉडी को खुले स्थान पे रख देना, जो है चील कौवे जीव जंतु थोड़ा बहुत खा लें अपना, कुछ कुछ ऐसा पारसी धर्म में होता है। पारसी धर्म में आंशिक समाधिकरण तो नहीं होता है, लेकिन पारसियों में क्या होता है कि मृत्यु के बाद जो है एक निश्चित स्थान पे उनका स्थल होता है, वहां पे डेड बॉडी को रख दिया जाता है। इसके बाद जो है चील कौवे खा जाते हैं, पूरी तरह से उनको दफनाया नहीं जाता, एक बार रख दिया जाता है, वो जो जो उनका अपना पूजा पाठ होता है रख के वो लोग चले जाते हैं, वो धीरे धीरे जो है चील कौवे जीव जंतु खा लेते हैं, वो मिट्टी में मिल जाता है। पर यहाँ पे आंशिक समाधिकरण है, यानी कि चील कौवे जीव जंतु जो खाना है खा लेंगे, कुछ समय के पश्चात वो लोग जाके उसको दफना देते थे, ठीक है, जमीन के नीचे। इसके बाद दाह संस्कार, तीसरा दाह संस्कार आपको पता ही है कि लेके जाना और जला देना, ठीक है। तो ये तीनों विधियां प्रचलित थी। पूर्ण समाधिकरण यानी ले जाके दफना दिया जाता था सीधे सीधे, आंशिक समाधिकरण में कुछ दिनों के लिए डेड बॉडी को छोड़ दिया जाता था, और दाह संस्कार होता था। तो ये एक प्रकार से सामाजिक जीवन उनका हो गया, ठीक है। अब धार्मिक जीवन में जैसे कि अभी अभी बात हो रही है, मोहनजोदड़ो से पुरुष देवता की मिली है, जो अभी मैंने बताया 3 सिंगों वाला, जिनके बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, जो है बाईं ओर बैठा हुआ है गैंडा और भैंसा, ठीक है। दाईं ओर कौन है, हाथी है, हिरण है, बाघ है, 3 सिंह वाला है, मोहनजोदड़ो से मिली है, पुरुष देवता की है, उसको पशुपतिनाथ या रुद्र की मूर्ति माना गया है, उसको स्वीकार किया गया है। फिर मोहनजोदड़ो से ये तो मोहनजोदड़ो से हो गया। हड़प्पा से ही क्या मिला है, हड़प्पा से स्वास्तिक चक्र और कांस्य वो क्रॉस का चिन्ह मिला हुआ है। तो स्वास्तिक और चक्र का मैंने बता दिया, सूर्योपासना की। हड़प्पा से ही मैंने अभी बताया एक ऐसी महिला के गर्भ से पौधा निकलता हुआ कि उसको मातृ देवी माना गया, वो हड़प्पा से मूर्ति मिली हुई है। तो इस तरह से धार्मिक अगर देखा जाए तो धर्म जो है उनका प्रकृतिवादी था, यानी कि प्रकृति में जो भी चीजें, जैसे वृक्ष है, पशु है, जैसे कुबड़दार पशुओं की और बिना कुबड़ वाले पशुओं की बहुत प्रधानता थी, जो है वृक्षों की पूजा करते थे, जल की पूजा, खास करके पीपल के वृक्ष की बहुत पूजा होती थी, वृक्ष की पूजा होती थी, पशुओं की होती थी, जल की होती थी, और कहीं ना कहीं अग्नि की भी होती रही होगी, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें जो प्राकृतिक देवता है, प्रकृति का मतलब जो हमें देख रहा है, दिखाई दे रहा है, जिसको हम एहसास कर सकते हैं अपनी आंखों से, अपने मन से, विचार से, ठीक है।
तो वो चीज होता है। जैसे सूर्य को हम देख रहे हैं, अग्नि को हम देख रहे हैं, अग्नि का तो भाई आग डाल दीजिए तो जल जाएंगे, ठीक है, जल जल देवता है ही, वृक्ष देख ही रहे हैं। तो ये जो प्रकृतिवादी देवता हैं या प्रकृति से संबंधित तो जो हमारे जीवन के लिए, इस जीवन के लिए उपयोगी हैं, उनकी जो है पूजा होती थी। और जैसे मैंने बताया है कि जल की, सूर्य की, लिंग योनि की पूजा होती थी, ठीक है। तो धार्मिक इस तरह से व्यवस्था थी कि वो लोग पारलौकिक व्यवस्था में, या पारलौकिक का शायद उनको ज्ञान भी नहीं था हड़प्पा सभ्यता को, तो अलौकिक यानी कि इसी जीवन के विषय में वो सोचते थे और इसी जीवन से संबंधित जितने भी देवी देवता थे उनकी पूजा करते थे। पीपल के वृक्ष से लेके, गाय का प्रमाण नहीं मिला हुआ है, इसको आप लोग जान लीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता से गाय के प्रमाण नहीं मिले हुए हैं, और ना घोड़े के। हालांकि घोड़े के बाद के प्रमाण सुरकोतदा में मिलते हैं और लोथल से थोड़े बहुत मिलते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो के अंतिम स्तर से जो है खुदाई से घोड़े के कुछ अवशेष मिले, लेकिन उसको बाद में माना गया है, उसको उस कालखंड का नहीं माना गया। लेकिन सुरकोतदा से, और खास करके सुरकोतदा से लोहे के, लोहा सॉरी कह रहे हैं, घोड़े के, लोहा तो कहीं दूर दूर तक है ही नहीं, घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि घोड़े के साक्ष्य क्या, वो कंकाल अस्थिपंजर उसके मिले हैं, सुरकोतदा से थोड़े बहुत ज्यादा नहीं मिले हैं। तो घोड़े के प्रमाण नहीं मिले हैं सभ्यता से कहीं भी इस तरह से, और न गाय के, ठीक है। बाकी प्रधानता किस चीज की थी, कुबड़ वाले बैल की, बिना कुबड़ वाले बैल की, कहीं कहीं पूजा भी की जाती थी, खास करके एक श्रृंगी पशु की। मोहरों से, सीलों से, जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो के एक श्रृंगी पशुओं की सबसे ज्यादा मिली हुई है, ठीक है। और तो जैसे सेलखड़ी की जो मुद्राएं, आयताकार मुद्राएं मिली हुई हैं, उनसे भी बहुत सारे श्रृंगी पशुओं की मिली हुई है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं मिली हुई है। तो इस तरह से मूर्तियों पे, मोहरों पे, सीलों पे बहुत सारे ऐसे एक श्रृंगी पशु मिले हुए हैं। और बाद में कई जगह से कुबड़ वाले और बिना कुबड़ वाले पशुओं की मृण मूर्तियां भी मिली हुई हैं, ठीक है। और बहुत सारी मृण मूर्तियां मिली हुई हैं। मृण मूर्तियों का मतलब होता है पकाई हुई मिट्टी, जिसको टेराकोटा भी बोला जाता है, ठीक है। तो उसमें खिलौनों की भी मृण मूर्तियां मिली हुई हैं, प्रमाण मिले हुए हैं, झुंझुने के प्रमाण मिले हुए हैं, वृक्ष के, नर के, नारी के, और तमाम सारी चीजों के ऐसे प्रमाण मिले हुए हैं, ठीक है। तो धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, प्रकृतिवादी थी। और जो मेन बात यह है कि पारलौकिक के कोई ऐसे प्रमाण नहीं मिले कि मरने के बाद आत्मा परमात्मा से, इन सब चीजों का कुछ ऐसा प्रमाण मिला नहीं है। आर्थिक व्यवस्था में मैंने जैसा कि बताया कि आर्थिक व्यवस्था 9 प्रकार की फसलों की पहचान की गई है। पहली बार सभ्यता के लोगों ने ही कपास उत्पन्न किया था, पहली बार सिंधु सभ्यता के लोगों ने कपास उत्पन्न करने का श्रेय किसको है, सिंधु सभ्यता के लोगों को है। और यूनानी लोग सिंध का एरिया था, तो यूनानी लोग सिंध की वजह से उसको सिंडोन बोलते थे, कपास को सिंडोन बोलते थे। कौन बोलता था, यूनानी लोग बोलते थे, ठीक है। जैसा मैंने बताया कोबड़ वाला साण विशेष महत्व रखता था, ठीक है। लोथल, सुरकोटदा, घोड़े के अस्थिपंजर के अवशेष मिले हैं। ये सब जो मैंने अभी बताया वो आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था में जो व्यापार होता था इनका अफगानिस्तान से, ईरान से, और बहरीन से, मकरान से, खास करके ईरान से और अफगानिस्तान से, क्योंकि ईरान और अफगानिस्तान से तो ये बहुत सारी चीजें आयात भी करते थे, जैसे टिन, सोना, चांदी, हरितास, मलाजवर्द, मणि, ये सब सारी चीजें ये ईरान, अफगानिस्तान से, बहरीन से, यहाँ से सब ये लोग मंगवाते थे। जैसे टिन अफगानिस्तान से मंगवाते थे, चांदी, सोना अफगानिस्तान और ईरान से मंगवाते थे, हरितास, लाजवर्द, मणि ईरान से मंगवाते थे, ठीक है। खास करके लाजवर्द मणि बहरीन से भी मंगवाते थे। तो इनका व्यापार कहाँ पे होता था, अगर सड़क के माध्यम से देखें, जमीन के माध्यम से देखें तो ईरान और अफगानिस्तान से होता था, ठीक है। और फिर अगर समुद्र के रास्ते देखें तो जैसे बहरीन वहरीन से होता था, ठीक है, उसके प्रमाण मिले हुए हैं, ठीक। तो इनकी जो व्यापारिक व्यवस्था थी वो व्यापार वाणिज्य व्यवस्था थी, पूरी सभ्यता व्यापार वाणिज्य पे चलती थी, जो है इनका देश विदेश में व्यापार होता था। व्यापार में मुद्राओं का चलन नहीं था, मुद्राओं से विनिमय नहीं होता था, वस्तु विनिमय होता था। यानी कि हम अपनी वस्तु भेज रहे हैं, आप उस वस्तु के बदले में आप दूसरी वस्तु भेजे। वस्तु विनिमय का मतलब एक अपनी तरफ की एक वस्तु देना, दूसरी वस्तु तरफ से उसी मूल्य का लगभग अंदाजा वस्तु लेना, वस्तु विनिमय ये होता है, ठीक है। तो सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रचलित था मुद्रा से, यानी कि
मुद्राओं से व्यापार नहीं चलता था। कुल मिला के वही चीज है। तो मेन चीज ये हो गई। इसके बाद अगर शिल्प और तकनीक की बात की जाए तो ये व्यवस्था कांस्य युगीन थी, क्योंकि कांसे का बहुत ज्यादा जो है प्रचार कांसे का मिलता है। ठीक है, कांसे की मूर्तियां मिलती हैं, खास करके धातु कर्म में अगर देखा जाए जो है तो कांसे की मूर्तियां मिलती हैं। मोहनजोदड़ो से मिली हुई है कांसे की मूर्ति। ठीक है, वो जो एक महिला नर्तकी जो हाथ में चूड़ी और ऐसे करके है, तो वो कांसे की है। ठीक है, तांबा तांबा भी मिला है। ठीक है, ताम्रकालीन व्यवस्था थी, तांबे का प्रचुर मात्रा में उपयोग मिला, जैसे मोहनजोदड़ो से भी मिला हुआ है। ठीक है, हड़प्पा से भी। फिर कांसा कैसे बनाया जाता था? तांबा प्लस टिन को मिला के, तांबा और टिन को मिला के, टिन को मिला के कांसा बनाया जाता था। हालांकि कांसे की मूर्तियां, कांसे की धातुएं मिली हुई हैं, तांबे की ताम्र मुद्राएं भी मिली हुई हैं। कांस युगीन सभ्यता इसको बोला ही जाता है। ठीक है, मृण मूर्तियों यानी कि मूर्तियों को बनाने के लिए चाक का उपयोग किया जाता था। अगर मिट्टी की मूर्तियों की बात की जाए, शिल्प में बात की जाए, तो चाक का खूब उपयोग किया जाता था, और उस चाक से खूब अच्छे से चिकने से और चमकीले प्रकार के बनाए जाते थे। इसके बाद उनको पकाया जाता था। मिट्टी कैसी होती थी? लाल मिट्टी के साथ में वो क्वार्ट्ज मिट्टी, जिसको कांच, बाद में वो कांचली मिट्टी हो जाती थी। तो लाल मिट्टी, लाल रंग की मिट्टी, इसके बाद क्वार्ट्ज प्रकार की मिट्टी, और जिसको फिर बाद में कांचली मिट्टी हो जाती थी, तो उसका उपयोग सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से ये व्यवस्था आगे बढ़ी। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि लंबी क्लास हो गई है। इसका जो दूसरा भाग है, जैसे मुद्राएं हैं, इसके बाद और तमाम सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, उसको कल हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए ये इतना काफी है। तो ठीक है साथियों, वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट में जरूर बताया करिए। थैंक यू।